नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 1 या 2 साल में भारत का दौरा कर सकते हैं ट्रंप। पीएम मोदी के साथ ट्रंप की दोस्ती बहुत सच्ची है। अमेरिकी राजदूत। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 1 या 2 साल में भारत का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं दोनों देशों के संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश करने आया हूं। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ जब आखिरी बार मैंने डिनर किया था तो उन्होंने भारत के अपने आखिरी दौरे को याद किया। उन्होंने भारत के पीएम के साथ अपनी अच्छी दोस्ती के बारे में भी बात की। मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही भारत का दौरा करेंगे, शायद अगले 1 या 2 साल में। सर्जियो गोर ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ दुनिया भर की यात्रा की है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पीएम मोदी के साथ उनकी दोस्ती बहुत सच्ची है। अच्छे दोस्त असहमत हो सकते हैं, लेकिन अंत में वो अपने सारे मतभेद दूर कर लेते हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर फिर जागी उम्मीद। मंगलवार को होगी अहम वार्ता। भारत अमेरिका डील पर बड़ी उम्मीद बंधी है। इस पर मंगलवार को फिर से बात होगी। बातचीत में व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यह जानकारी भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने दी। उन्होंने कहा कि दोनों देश ट्रेड डील को लेकर लगातार संपर्क में हैं, लेकिन अब तक समझौता नहीं हो सका। गौरतलब है कि ट्रेड डील न होने और अमेरिका द्वारा अगस्त में भारतीय सामानों पर टैरिफ बढ़ाकर 50% करने से रिश्तों में तनाव आया और रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया। इस टैरिफ में रूस से तेल खरीदने पर 25% अतिरिक्त शुल्क भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका सुरक्षा, ऊर्जा, तकनीक और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग जारी रखेंगे। गोर के बयान से बाजार को राहत मिली और निफ्टी में बढ़त देखी गई। दोनों देशों का लक्ष्य 2030 तक व्यापार बढ़ाकर $500 अरब करना है। अमेरिकी राजदूत ने साथ ही यह भी कहा कि सच्चे दोस्त असहमत हो सकते हैं, लेकिन आखिर में वे हमेशा अपने मतभेदों को सुलझा लेते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल नई दिल्ली और वाशिंगटन एक व्यापार समझौते के बहुत करीब थे, लेकिन कम्युनिकेशन में गड़बड़ी के कारण कोई भी संभावित समझौता टूट गया। नई पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में भारत कब होगा शामिल? नए अमेरिकी राजदूत ने दी जानकारी। क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन से जुड़े अमेरिका की पैक्स सिलिका इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए भारत को अगले महीने आमंत्रित किया जाएगा। ये घोषणा भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने की है, जिन्होंने आज सोमवार को ही ये पद संभाला है। उन्होंने बताया कि अमेरिका ने पैक्स सिलिका इनिशिएटिव को पिछले महीने लॉन्च किया था। पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व वाली एक रणनीतिक पहल है, जिसका मकसद क्रिटिकल मिनरल्स और एनर्जी इनपुट से लेकर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, एआई डेवलपमेंट और लॉजिस्टिक्स तक एक सुरक्षित, समृद्ध और इनोवेशन पर आधारित सिलिकॉन सप्लाई चेन बनाना है। उन्होंने बताया कि पिछले महीने इस ग्रुप में जापान, दक्षिण कोरिया, यूके और इसराइल शामिल हुए हैं। आज मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अगले महीने भारत को इस देशों के समूह में पूर्ण सदस्य के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। भारत जरूरी पार्टनर है। अमेरिकी राजदूत। ट्रंप की 500% टैरिफ चेतावनी के बीच आया बयान। ट्रेड और टैरिफ को लेकर बढ़ते तनाव के बीच भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि भारत अमेरिका के लिए बेहद जरूरी साझेदार बना हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती बहुत सच्ची है और दोनों देश व्यापार पर वार्ता जारी रखे हुए हैं। यह बयान ऐसे समय आया है जब ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर टैरिफ बढ़ाने की चेतावनी दी है। फिलहाल भारत पर अमेरिका का 50% टैरिफ लागू है और हाल ही में ट्रंप ने रूस से जुड़े व्यापार पर 500% तक टैरिफ वाले बिल को भी समर्थन दिया है, जो कि अभी पास होना बाकी है। ममता बनर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ईडी। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार और कोलकाता पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। यह मांग आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के दफ्तर और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर की गई छापेमारी के दौरान जांच में बाधा डालने, सबूतों से छेड़छाड़ और नष्ट करने के आरोपों पर आधारित है। एजेंसी का आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा ने ईडी अधिकारियों को धमकाया, धमकी दी और जांच के दौरान महत्वपूर्ण फाइलों तथा इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को जब्त कर लिया, जिसमें आपत्तिजनक सामग्री थी। इस घटना ने राजनीतिक विवाद को हवा दी है। विपक्ष के नेता
शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को दक्षिण कोलकाता में एक जनसभा में ममता बनर्जी, डीजीपी राजीव कुमार और पुलिस आयुक्त मनोज वर्मा की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि हम ममता बनर्जी, राजीव कुमार और मनोज वर्मा को सरकारी कामकाज और छापेमारी में बाधा डालने के लिए जेल में देखना चाहते हैं। बता दें कि ईडी ने सोमवार को 2 अलग-अलग याचिकाएं लगाई हैं। हालांकि यह साफ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सारी याचिकाओं की सुनवाई कब करेगी। ईरान के ताज़ा हालात पर हमारी नजर, विक्रम मिस्री। भारत सरकार ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी रख रही नजर। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि भारत ने ईरान के मौजूदा हालात पर नजर बना रखी है। उन्होंने कहा कि ईरान के ताज़ा हालात पर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे उनके साथ बेहद करीबी संबंध रहे हैं। वहाँ के ताज़ा हालात पर हमारी नज़र है। ईरान में सड़कों पर तनाव देखा जा रहा है। पाबंदियों के बावजूद हमारी एम्बेसी वहाँ मौजूद भारतीय स्टूडेंट्स के संपर्क में बनी हुई है। वो सब सही हैं और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा। इसके साथ ही विक्रम मिस्री ने कहा कि भारत सरकार ग्रीनलैंड के मुद्दे पर भी नजर रख रही है। मकर संक्रांति पर अपने नए ऑफिस में शिफ्ट होंगे पीएम मोदी। 1947 के बाद पहली बार पीएमओ का स्थानांतरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया ऑफिस लगभग तैयार है और वह 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन इसमें शिफ्ट होंगे। यह नया ऑफिस सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत बने सेवा तीर्थ परिसर में स्थित है। इस परिसर में प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के लिए अलग अलग इमारतें बनाई गई हैं। पीएमओ जिस इमारत में होगा उसका नाम सेवा तीर्थ 1 है, जिसमें आधुनिक कार्यस्थल और औपचारिक कक्ष बनाए गए हैं। 1947 के बाद यह पहली बार है कि पीएमओ का साउथ ब्लॉक से स्थानांतरण होगा। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय पहले ही शिफ्ट हो चुका है, जबकि सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का कार्यालय होगा। सेवा तीर्थ परिसर 1189 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। वहीं खाली होने के बाद साउथ और नॉर्थ ब्लॉक को म्यूजियम में बदला जाएगा। बजट को लेकर कांग्रेस ने जताई उम्मीद। जयराम रमेश बोले, सार्थक कदम उठाने की जरूरत है। कांग्रेस ने सोमवार को उम्मीद जताई कि आने वाला केंद्रीय बजट सुस्त प्राइवेट कॉर्पोरेट निवेश, कम घरेलू बचत दर और आय व उपभोग में बढ़ती असमानताओं से निपटने के लिए ठोस कदम उठाएगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि असल में अधिक जीडीपी ग्रोथ तब तक टिकाऊ नहीं होगी जब तक इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने यह भी कहा कि संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संयुक्त सत्र संबोधन से होगी। संसद 13 फरवरी से 9 मार्च तक अवकाश पर रहेगी। जयराम रमेश ने बताया कि 2026-27 का बजट अब से 20 दिन बाद पेश किया जाएगा और इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें शामिल होंगी। ये सिफारिशें 2026-27 से 2031-32 की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व और वितरण से संबंधित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य जो नए 60-40 लागत बंटवारे वाले वीबीजी रामजी कानून से चिंतित हैं, इस बजट से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। लाड़की बहन योजना की 2 महीनों की किस्तें मकर संक्रांति से पहले दी जाएंगी। विपक्ष ने लगाया आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा है कि लाड़की बहन योजना के तहत दिसंबर और जनवरी की 3000 रुपए की वित्तीय सहायता मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी से पहले पात्र महिलाओं के बैंक खातों में जमा कर दी जाएगी। इस कदम को विपक्ष ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया है। विपक्ष का आरोप है कि 15 जनवरी को होने वाले 29 महानगर पालिका चुनावों से पहले यह राशि महिलाओं को प्रलोभन देने के लिए जारी की जा रही है। वहीं सूत्रों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने इस दावे पर मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि क्या सरकार चुनाव से ठीक पहले 2 महीनों की किस्तें एक साथ जारी करने का इरादा रखती है। हालांकि राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि चुनाव समाप्त होने तक आचार संहिता लागू रहने के कारण योजना के तहत किस्त देने में देरी हो सकती है। वहीं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि योजना पहले से जारी है और यह चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करती। हालांकि कांग्रेस ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि यह वोट पाने के लिए महिलाओं को वापसी उपहार देने जैसा है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दिल्ली एम्स में भर्ती। 2 बार बेहोश होने के बाद एम्स ले जाया गया। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सोमवार को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में भर्ती कराया गया है। अधिकारियों के अनुसार वीकेंड के दौरान उन्हें 2 बार बेहोशी के दौरे पड़े थे। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक 74 वर्षीय धनखड़ को 10 जनवरी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई, जिसके बाद उन्हें एम्स ले जाया गया।
डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करने का फैसला किया। बताया गया है कि शनिवार को वॉशरूम जाते समय वह 2 बार बेहोश हो गए थे। इसके बाद मेडिकल जांच की सलाह दी गई। डॉक्टर उनकी एमआरआई सहित अन्य टेस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि हाल के महीनों में कच्छ के रण, उत्तराखंड, केरल और दिल्ली में कार्यक्रमों के दौरान भी वह कई बार बेहोश हुए थे। धनखड़ ने पिछले साल 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। उनकी मौजूदा स्थिति पर परिवार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। ईरान युद्ध नहीं चाहता, विदेश मंत्री अब्बास अरागची लेकिन युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि ईरान संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन बातचीत के लिए भी तैयार है। यह बात तब कही गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी नेतृत्व बातचीत करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई को लेकर सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दी थी। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तेहरान में विदेशी राजदूतों के एक सम्मेलन में कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान युद्ध नहीं चाहता, लेकिन युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि हम वार्ता के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये वार्ता निष्पक्ष, समान अधिकारों पर आधारित और आपसी सम्मान पर आधारित होनी चाहिए। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने भी कहा है कि तेहरान और वाशिंगटन के बीच कम्युनिकेशन लाइनें खुली हुई हैं, जैसे कि अमेरिकी विशेष दूत या स्विट्जरलैंड जैसी पारंपरिक बिचौलियों के जरिए। ईरान ने स्टारलिंक को जाम करने के लिए किल स्विच का किया इस्तेमाल। करीब 8 करोड़ ईरानी फिलहाल डिजिटल अंधेरे में। रिपोर्ट। ईरान में आयतुल्लाह अली खामेनेई की सरकार के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन तीसरे हफ्ते में पहुंच गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों गिरफ्तार किए गए हैं। सरकार ने 8 जनवरी को लगभग पूरा इंटरनेट बंद कर दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने दुनिया से संपर्क के लिए एलोन मस्क की स्टारलिंक सेवा का सहारा लिया, लेकिन अब ईरानी सरकार ने स्टारलिंक को भी जाम कर दिया है। ईरान वायर के अनुसार पहले 30% ट्रैफिक प्रभावित हुआ, जो अब बढ़कर 80% से ज्यादा हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार ने महंगे मिलिट्री ग्रेड जैमर से सैटेलाइट सिग्नल ब्लॉक किए हैं, जो संभवतः रूस या चीन से मिले हो सकते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और इंटरनेट बहाल कराने के लिए मस्क से बात करने की बात कही। करीब 8 करोड़ ईरानी फिलहाल डिजिटल अंधेरे में हैं। ईरान में सैन्य हस्तक्षेप की ट्रंप की धमकी पर चीन की प्रतिक्रिया। चीन ने ट्रंप की धमकी का किया विरोध। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान में सैन्य हस्तक्षेप की चेतावनी पर चीन ने प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल के प्रयोग या उसकी धमकी का विरोध करता है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने हमेशा देश के आंतरिक मामलों में विदेशी दखल का विरोध किया है। हम मानते हैं कि सभी देशों की संप्रभुता और सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक पूरी तरह से बनाए रखा जाना चाहिए। बता दें कि ईरान में चल रहे प्रदर्शनों के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कई मौकों पर ईरान की सरकार को सैन्य हस्तक्षेप की चेतावनी दी है। ट्रंप ने अपने हालिया बयानों में कहा है कि ईरान की सरकार ने सभी हदें पार कर दी हैं और अमेरिका कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.